हेलो एवरीवन। तो ईएफसी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। कल हमने रिजल्ट डिस्कस किए थे। नंबर्स ओवरऑल ठीक थे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इबिट्टा मार्जिन्स कंपनी के सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर में डिक्लाइन हुए थे। 10-11% के आसपास का फॉल था कंपनी के इबिट्टा मार्जिन्स के अंदर। तो वो एक मेन कंसर्न था। सो उसी पे डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट ने कैसा आउटलुक दिया, क्या उस पर क्लैरिटी दी है, एंड ओवरऑल किस तरीके का पिक्चर बन रहा है ईएफसी लिमिटेड का। तो सबसे पहले जो मेरा मेन कंसर्न था इबिट्टा मार्जिन्स को लेकर के, उसी पे बात करते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो इबिट्टा मार्जिन्स इनके डिक्लाइन हुए ना लास्ट 2-3 क्वार्टर से, वो अकाउंटिंग चेंज की वजह से है। मतलब जो ये कंपनी नंबर्स रिपोर्ट करती है पोस्ट इंड एस अकाउंटिंग में, तो उसमें जैसे हमने वो रिटेल कंपनीज में भी समझा है ना, जो आपकी वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्रीज है, कि आपको इबिट्टा मार्जिन दिखता है वैसे डबल डिजिट के अंदर, लेकिन प्री इंड एस लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअल इबिट्टा मार्जिन कंपनीज के सिंगल डिजिट में, चाहे आप वी मार्ट का देखो, बजाज स्टाइल का देखो, या V2 रिटेल का भी देखो, तो सेम कुछ केस इनका भी है। इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे कुछ क्वार्टर्स पहले तक, तो लगभग 60% रेवेन्यू इस कंपनी का ना ये कोवर्किंग बिजनेस से आता था। और कोवर्किंग में जो आपका लीज वाला मॉडल होता है, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी वगैरह लीज पे लेते हो, तो जो आपका रेंटल एक्सपेंस है ना, वो आपका स्प्रेड हो जाता है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर। तो बेसिकली आपका जो इबिट्टा है, कोर ऑपरेटिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट है, वो इन्फ्लेटेड दिखता है। मतलब दिखता है कि उसमें कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बना रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के ज्यादा है। और लास्ट 2-3 क्वार्टर से क्या हो रहा है, जो ये इनका कोर लीजिंग वाला बिजनेस है, इसका रेवेन्यू मिक्स 60% से कम होकर के 50% पे आ गया है। और डिजाइन एंड बिल्ड एंड फर्नीचर वाला, ये जो दो बिजनेसेस हैं, इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 35% बढ़ के 42-43 हो गया। और फर्नीचर वाले का 2-3 से 5-6% के आसपास हो गया। तो रेवेन्यू मिक्स क्योंकि चेंज हुआ है, और आपका वो जो लीजिंग वाला बिजनेस है, उसमें आपका क्योंकि अकाउंटिंग ऐसी होती है कि बिलो इबिट्टा जो नंबर्स हैं वो आपके, मतलब वहां पे एक्सपेंस आपका अकाउंट होता है, तो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका हाई दिखता है। इस वजह से लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के अंदर हमको दिख रहा है कि इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने इस कॉल में, एक्चुअली काफी सारे एनालिस्ट ने इनको इसके ऊपर पूछा कि इबिट्टा मार्जिन का क्या ट्रेजेक्टरी रहेगा, किस तरीके से शेयर होल्डर्स को देखना चाहिए। तो उनका कहना है शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रू पिक्चर है वो पैट मार्जिन है। मतलब इबिट्टा मार्जिन को हमको इग्नोर करना है, क्योंकि रेवेन्यू मिक्स जैसे चेंज हो रहा है तो वो कभी बढ़ेगा कभी ग्रो करेगा, उसमें मतलब कोई इन्होंने गाइडेंस भी नहीं दिया कि सस्टेनेबली इबिट्टा मार्जिन क्या है कंपनी का। इनका कहना है कि मेन जो हमको फोकस करना है वो पैट मार्जिन के ऊपर करना है। और पैट मार्जिन अगर आप देखोगे कंपनी का, तो इवन ये Q3 के अंदर भी इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इंप्रूव हुआ, वाई लेवल पे भी इंप्रूव हुआ है। लगभग 23% का पैट मार्जिन है कंपनी का। अब पैट मार्जिन का किस तरीके से पिक्चर बन रहा है, तो सबसे पहले इनका वो जो को वर्किंग वाला बिजनेस है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कैश काउ बिजनेस है इनका, उसमें कंपनी का पैट मार्जिन बनता है सेंटर लेवल पे 30 से 32% का। सेंटर लेवल यानी एक जो इनका को वर्किंग का सेंटर है। फिर उसमें आप डिडक्ट करते हो, जैसे ये कॉर्पोरेट हेड ऑफिस कॉस्ट हो गया आपका, और टैक्स वगैरह के जो एक्सपेंस है, तो पोस्ट टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट उस बिजनेस का जो मार्जिन बनता है वो 25 से 26% का बनता है। वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस कंपनी का। देन आता है आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस, इंटीरियर डिजाइनिंग वाला बिजनेस। उसमें कंपनी का कहना है पोस्ट टैक्स हमारा जो पैट मार्जिन है वो 18 से 20% का बनता है। अब जो फर्नीचर वाला बिजनेस है ना, उसमें अभी क्योंकि वो इनिशियल स्टेज के अंदर है, मतलब टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 275 से 300 करोड़ का है उसमें, एंड करंट यूटिलाइजेशन अभी उसका 30-35% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी कह रही है एक क्वार्टर का हमको टाइम और चाहिए फर्नीचर बिजनेस का एग्जैक्ट आपको आउटलुक देने का कि कितना पैट मार्जिन उसमें बनेगा। लेकिन एक इन्होंने बॉल पार्क नंबर बोला है कि 20 से 22% का पैट मार्जिन बन सकता है फर्नीचर बिजनेस के अंदर, जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। ये पोस्ट टैक्स लेवल पे यानी कि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। तो पैट मार्जिन आपका 20 से 22% का बनेगा जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, फर्नीचर बिजनेस अभी इनका लगभग 5-6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस अभी 42-43% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि मीडियम टर्म में इनकी मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये तीनों बिजनेसेस जो है ना वो 1/3 कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर बिजनेस का आगे चल के जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि पैट मार्जिन अभी उसका सिर्फ मतलब 20-22% है, लेकिन रेवेन्यू मिक्स कम है, 5-6% के आसपास है। तो इनका टारगेट है कि उसके यूटिलाइजेशन को हमको Q1 Q2 तक 75 से 80% तक लेके जाना है। तो जैसे इसको उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी और इंप्रूव होगी। यानी बेसिकली आप प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक अगर समझो ना, तो कंपनी का पॉजिटिव है, पैट मार्जिन यहां से और इंप्रूव हो सकते हैं कंपनी के डायरेक्शनली। तो ये इन्होंने पूरा मार्जिन पे अच्छे से क्लैरिफाई किया कि क्या वो डाउट था और क्या हमको देखना है एज अ शेयर होल्डर, पैट मार्जिन को फॉलो करना है। फिर दूसरा आपका पार्ट आता है ग्रोथ आउटलुक के ऊपर। तो इनका जो कोवर्किंग का बिजनेस है उसमें गाइडेंस है कि हर साल ये 20,000 के आसपास सीट्स ऐड करेंगे। अभी इस थर्ड मतलब 3 क्वार्टर के अंदर इन्होंने 13,000 सीट्स ऐड करे हैं।
Q4 के अंदर 5000 सीट्स की पाइपलाइन है कंपनी के पास में, लेकिन इन्होंने बोला है कि 20,000 को लेकर के हम श्योर हैं कि इस साल पूरा 20,000 करेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम गाइडेंस है, अभी 20,000 सीट एडिशन कंपनी करेगी नेक्स्ट ईयर। ऑक्यूपेंसी 90% के आसपास ही मेंटेन रहेगा, तो मतलब जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, साथ में बिजनेस एक्सपैंड करता रहेगा। यानी एक्सपेंशन रेट अगर आप उसका पकड़ो तो लगभग 25% के आसपास का एक्सपेंशन रेट है। प्लस क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, रेंटिंग प्राइस है जो उसको भी इंक्रीज किया है, 6500 से 7000 7300 कर दिया, तो थोड़ा सा आपको वैल्यू ग्रोथ भी मिलेगा। तो ओवरऑल जो आपका को वर्किंग बिजनेस का ग्रोथ है वो बहुत आराम से 30% के आसपास आ सकता है FY27 के अंदर भी। फिर जो इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है जिसमें सबसे फास्ट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है 75-76% की, तो आप कंजर्वेटिव गाइडेंस ही बोल सकते हो। इनका कहना है कि 50 से 60% का ग्रोथ ना उस बिजनेस को लेकर के हम श्योर हैं अगले कुछ सालों तक, मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक 50-60% का ग्रोथ उसमें हम बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। ऑर्डर बुक की पाइपलाइन काफी अच्छी है, इस क्वार्टर में भी हमने देखा था 140 करोड़ के आसपास का उसका ऑर्डर बुक है। प्लस सेम कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगले Q1 Q2 के अंदर भी, तो उसमें ग्रोथ रहेगी 50 से 60% की। एंड जो आपका ये को वर्किंग वाला बिजनेस है इसका ग्रोथ लगभग 30% के आसपास आ सकता है। फिर आपका लास्ट आता है फर्नीचर वाला बिजनेस, जिसमें अभी हालांकि इस साल का इनका गाइडेंस था 110 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचने का। उस गाइडेंस को चांसेस ये है कि कंपनी मिस कर देगी इस साल, क्योंकि अभी 9 मंथ्स में सिर्फ 43 करोड़ हुआ है फर्नीचर बिजनेस से। ऑर्डर बुक आप देखोगे तो 40 करोड़ का है, तो पूरा 40 करोड़ अगर Q4 में आ भी जाता है तो भी आपका जो पूरा रेवेन्यू है साल का वो 83-90 करोड़ के आसपास होगा। तो मतलब अपने गाइडेंस को, इस साल वाले गाइडेंस को थोड़ा सा मिस कर देगी कंपनी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इन्होंने बोला है कि 75-80% तक हम इसको लेके जाने को देख रहे हैं Q1 Q2 तक, मतलब FY27 का। तो यानी उसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ग्रोथ भी आपकी फास्ट होगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे ना FY27 में कंपनी बहुत आराम से ये 35-40% के आसपास का ग्रोथ जो है वो रिपोर्ट कर सकती है, मतलब उसका आउटलुक अच्छा दिखता है। फिर फर्नीचर वाले बिजनेस में एक और पॉइंट आता है कि जैसे उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-80% हो जाएगा तो क्या कंपनी को बड़ा कैपेक्स करना पड़ेगा, मतलब नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इसमें इनका कहना है कि हमारा जो फर्नीचर बिजनेस है ना मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें 3 सेगमेंट है बेसिकली। पहला तो सेगमेंट है कॉर्पोरेट वाला, B2B वाला, मतलब जहां पे कोई नया क्लाइंट आता है इनका कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर, उसी को कंपनी इंटीरियर का काम भी देती है, उसी को मतलब उनसे इंटीरियर का बिजनेस भी लेती है, उनका ऑफिस सेटअप करना हो गया, डिजाइन करना हो गया, और उसमें जो फर्नीचर लगता है वो इनके फर्नीचर बिजनेस को आता है। तो उस बिजनेस में जो फर्नीचर का काम होता है, जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो काफी स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो उसके लिए कंपनी की जो करंट फैक्ट्री है जिसमें इन्होंने असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग ये फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा। फिर कंपनी कह रही है दूसरा सेगमेंट है हमारा आपका एक्सपोर्ट का, जैसे अभी इस क्वार्टर में ये कंपनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर डिलीवर कर रही है। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो असेंबली लाइन चाहिए, तो सेम इनकी करंट फैसिलिटी उसी पे ऑपरेट करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिटी आपको बेटर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह एक्सपोर्ट के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसको लेकर के थोड़े से आपको सर्टिफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो क्वालिटी वहां पे थोड़ी सी बेटर करनी पड़ती है, लेकिन कंपनी कह रही है सेम फैक्ट्री के अंदर हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड जो इनका सेगमेंट है B2C वाला या D2C वाला बोल लो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने वो जो पेपर फ्राई करके एक ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर वाली जो कंपनी थी उसको इन्होंने एक्वायर किया है। हालांकि उसके फिजिकल स्टोर्स भी हैं इंडिया के लगभग 28-29 स्टेट्स के अंदर। तो कंपनी कह रही है अगर B2C सेगमेंट से या D2C सेगमेंट से हमको ज्यादा ऑर्डर आता है, कस्टमाइज ऑर्डर आता है, क्योंकि वहां पे आपको स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, मतलब हर एक टेबल हर एक चेयर जो है वो अलग डिमांड की हो सकती है, तो उसमें आपको स्मॉल बैच कैपेबिलिटी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की। तो अगर कंपनी कह रही है उसमें हमको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर हमको मिल सकता है या लॉन्ग टर्म बिजनेस बन सकता है किसी क्लाइंट से, तब हम देखेंगे कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमें दिखेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक ऑर्डर आया है किसी क्लाइंट से, मतलब लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है उस क्लाइंट के साथ में, तब कंपनी उसको आउटसोर्स के थ्रू उसको उस ऑर्डर को फुलफिल करेगी। यानी अगला एक्सपेंशन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कंपनी तभी करेगी अगर इनको एक तरीके से पूरी रेवेन्यू की एश्योरिटी मिल रही होगी या फ्यूचर बिजनेस की एश्योरिटी मिल रही होगी। तो मतलब कैपिटल एलोकेशन को लेकर के यहाँ पे डिसीजन काफी अच्छा है कंपनी का। ये हो गया आपका फर्नीचर वाला बिजनेस। फिर वो जो AI को लेकर के हम देख रहे हैं कि IT कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर है, और इनका अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास जो इनके क्लाइंट्स हैं इनके सेंटर में वो IT सेक्टर के हैं। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि एक तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ IT नहीं है, जो टिपिकल आपकी TCS इन्फोसिस जो कंपनी होती है, कोडिंग वाली हो गई या वो ऐप बनाने वाली जो कंपनीज हो गई, हमारे पास में ना ITES के भी क्लाइंट्स काफी ज्यादा है। मतलब जो आपके ये डिजिटल मार्केटिंग के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आपको बैक ऑफिस सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके रिलेटेड भी काफी सारे क्लाइंट्स है, तो डाइवर्सिफिकेशन है वहां पे। प्लस दूसरा इन्होंने एक ट्रेंड बताया है कि जैसे
से अभी हायरिंग वगैरह कहीं पे रोकी गई है या ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रही है आईटी कंपनीज, तो इसमें ना एक अपोजिट ट्रेंड हो रहा है। मतलब आईटी कंपनीज अभी क्या प्रेफर कर रही हैं कि खुद खुद जाकर के एक वो बड़ा ऑफिस सेटअप करे, अपना इतना फिक्स कॉस्ट बढ़ा ले, उसके कंपैरिजन में वो प्रेफर कर रही हैं जो ऐसे को वर्किंग कंपनीज हैं यहां पे वो अपने छोटे छोटे सेंटर्स को ओपन करें, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबल कॉस्ट है। अब मतलब यहाँ पे आपका जो फ्यूचर बिजनेस किस तरीके से आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको हायरिंग और बढ़ानी है या कोई बड़ा सेटअप करना है ऑफिस का या नहीं करना है। तो कंपनी कह रही है ये ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये जो एआई की वजह से जो प्रेशर चल रहा है आईटी स्टॉक्स के ऊपर, आईटी बिजनेसेस के ऊपर, वो एक्चुअली में इनके लिए और इनकी जो बाकी कंपनीज हैं कोवर्किंग में जो बाकी कंपनीज आती है उनके लिए इनका कहना है बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास में आ रहे हैं और वैसे भी हमारा जो क्लाइंट मिक्स है वो काफी डाइवर्सिफाई है और अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा देखा नहीं है कि सेंटर वगैरह या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कट किए गए हों किसी भी आईटी कंपनी के क्लाइंट से। तो ये ओवरऑल इन्होंने आउटलुक दिया है। मतलब मेन जो हमको कंसर्न था प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उस पर इन्होंने क्लियर किया है कि वो अकाउंटिंग मतलब पॉलिसी की वजह से इनका EBITDA मार्जिन गलत दिखता है, तो पैट मार्जिन हमको देखना है और उसका आउटलुक काफी अच्छा है, आगे चल के पैट मार्जिन और इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा, ग्रोथ अगर हम देखें तो बहुत आराम से FY27 में भी कंपनी 35 से 40% का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। गाइडेंस इन्होंने तीनों बिजनेसेस का अच्छा ही दिया है। और आपका ये जो ये एआई की वजह से जो आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर है, आईटी बिजनेसेस को लेकर के जो कंसर्न है, उस पर भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे ऐसा आउटलुक लगता नहीं है, किसी भी क्लाइंट ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कम किया नहीं है, इनफैक्ट हमको और ज्यादा डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। अब वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो डील पहले भी अच्छी थी, वो हमने डिस्कस किया ही था। मेन हमको अब इसका पी देखना है, क्योंकि पैट मार्जिन बोल दिया कंपनी ने कि शेयर होल्डर के लिए वही जो है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है। तो पी अभी आप देखोगे 19 का है, Q4 में जब रिजल्ट आएगा तो अराउंड 15-16 के आसपास हो जाएगा। और जिस तरीके का ग्रोथ आउटलुक बन रहा है इस कंपनी का, फॉरवर्ड पी अगर हम FY27 के बेसिस पे देखें तो 10-11 के आसपास का बनता है। तो मतलब डील ओवरऑल जैसे थी वैसे ही है, बहुत अच्छी डील है। बस एक वही थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था मार्जिन को लेकर के, वो मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।